संसद का मॉनसून सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मॉनसून सत्र में चर्चा से ज्यादा हंगामा होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चर्चा से भागकर विपक्ष ने बहाना बनाया। मेरे जिंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए इस मॉनसून सत्र में संसद में आखिर क्या क्या हुआ? दरअसल मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही इस बात के कह सकते हैं आशंका के बादल मंडरा रहे थे कि शायद ये सत्र फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाए, और हुआ भी यही। क्योंकि छात्रों का आंदोलन और आंदोलन में पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही और लगातार गृह मंत्री से माफी की मांग तो कभी इस्तीफे की मांग होती रही, और आखिर दूसरे हिस्से तक आते आते स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सरकार चर्चा कराने को भी तैयार हो गई। गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान देने को भी तैयार हो गए, लेकिन बात बनी नहीं और फिर सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी संसद का मानसून सत्र का आज सत्र अवसान हो गया। यानी किसी भी दिन ठीक से कार्रवाई चल नहीं पाई। स्थिति यह हुई कि लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे कामकाज हुआ ही नहीं। लोकसभा की 19 बैठकों में सिर्फ 37 घंटे का कामकाज हुआ। राज्यसभा में हिसाब किताब देखें तो 114 घंटे में सिर्फ 37 घंटे 24 मिनट ही काम हो पाया, बाकी घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस हंगामे के बीच कई सारे महत्वपूर्ण बिल पेश भी हुए और कई सारे महत्वपूर्ण बिल पारित भी हुए। मिसाल के तौर पर दोनों सदनों को जोड़कर देखा जाए तो 12 नए बिल पेश किए गए, 10 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। इसमें एक बिल को छोड़ करके सभी 11 के 11 बिल दोनों सदनों से पारित हो गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल था जिसको सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू किया था, विदेशी निवेशकों को टैक्स में छूट देने वाला बिल। इसके साथ ही सरकार ने जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो चार्ज लगते हैं उससे जुड़े कानून में बदलाव के बिल को पारित कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में पारित हुआ वो था MMDR एक्ट में बदलाव, यानी माइंस मिनरल एक्ट में बदलाव, जिसमें माइनिंग सेक्टर को कह सकते हैं कि टैक्स के बोझ से एक बड़ा छुटकारा देता हुआ सरकार यहां पे दिखी। जजों की संख्या बढ़ाने वाला अध्यादेश था, उसको भी सरकार ने बिल के तौर पर पारित किया। एक बिल FCRA बिल, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा, दबाव बनता रहा, लिहाजा सरकार ने उसको पारित नहीं किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी साबित हुए हैं। संसद की समिति ने अपनी जांच में उन पर लगे सभी आरोपों को सही बताया है, लेकिन सवाल न्याय का है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। कटघरे में न्याय, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस मंच पर उन्होंने भाषण दिया, उनके जाने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। उनके भाषण के बाद जगह को शुद्ध करके उनका अपमान किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने को अनुसूचित जाति से होने का मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन इस तरह की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
वहीं खड़गे के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने साफ कहा कि पार्टी कभी भी ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने इसे गंभीर और सभी के लिए दुखद मामला बताया है। साथ ही पूरे मामले की जांच करने की भी बात कही है। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जुलाई में कुल एक्सपोर्ट करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर पहुंच गया है। हालांकि इंपोर्ट में भी तेज बढ़ोतरी के चलते ट्रेड डेफिसिट 14% से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन खास बात यह है कि वेस्ट एशिया में तनाव के बाद पहली बार मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखी है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए कैसे रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सरकार ने इस साल का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन, उसकी दिशा में धीरे धीरे गाड़ी कह सकते हैं आगे बढ़ रही है। और ये दिखाता है कि जुलाई में जिस तरह से एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है, 19.5% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज किया गया है, जिससे कि $44 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट जुलाई महीने में किया गया है। इसे देखते हुए लग रहा है कि जो ये टारगेट है वो कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बताएं तो जो इंपोर्ट का भी डाटा है वो भी काफी उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह ये है कि पेट्रोलियम और तमाम चीजें जो एक्सपोर्ट की गई हैं उसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है। और इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। करीब 14% के करीब जो ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले अगर देखें तो ये 32 अरब डॉलर रहा है। ये अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि जैसे जितना इंपोर्ट बढ़ेगा उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन एक और अच्छी खबर यह है कि वेस्ट एशिया में जब मार्च में युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट लगातार गिरा था, लेकिन अब जुलाई महीने में ये एक्सपोर्ट पॉजिटिव हो गया है। और पॉजिटिव नहीं हो गया, बिल्कुल 8% से ज्यादा का जुलाई में ग्रोथ दर्ज किया गया है। $5.5 अरब के करीब एक्सपोर्ट हुआ है। तो वेस्ट एशिया में जो जिस तरह से एक्सपोर्ट होता था, कंसाइनमेंट जा रहा था, वो लगातार जा रहा है। वहां पर ओमान और दुबई के 2 पोर्ट से लगातार भारत के जो कार्गो और कंटेनर्स का संचालन हो रहा है। और लिहाजा इस देखें तो एक्सपोर्ट की जो स्थिति है देश में लगातार अच्छी बन रही है। और जो ग्रोथ का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है उसकी तरफ धीरे धीरे कह सकते हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा ग्रुप में नए नेतृत्व की तलाश शुरू हो गई है। अब सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने नए चेयरमैन के चयन के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 18 अगस्त को टाटा की एजीएम पर सबकी नजर रहने वाली है। क्या रह सकता है एजीएम में, जानते हैं नुपुर जैन कुनिया से। नुपुर, बताइए। जी बिल्कुल, कल जो खबर आई थी, चंद्रा साहब ने ईमेल डाला था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनका जो 40 साल का टेन्योर है वो फाइनली फरवरी 2027 में ख़त्म होगा। फिलहाल वो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और अब वो नहीं चाहते कि उनका रीअपॉइंटमेंट हो। काफ़ी तनाकशी यहाँ पर देखने को मिली है। जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी वहाँ पे मतभेद देखने को मिले थे। उसके बाद अब फाइनली टाटा सन्स की तरफ से और टाटा ट्रस्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आती हुई दिखी है। टाटा ट्रस्ट का कहना है कि ये 12 अगस्त यानी कि कल चंद्रा साहब का ईमेल उन्हें मिल चुका है। दोबारा नियुक्ति न करने को कहा गया है चंद्रा साहब की तरफ से और इसीलिए अब यहाँ पर एक समिति बनाई जाएगी जहाँ पे जो नए टाटा सन्स के चेयरमैन होंगे उसकी नियुक्ति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि 18 अगस्त के दिन टाटा सन्स की एजीएम है, वहाँ पर फोकस रहेगा। वहाँ पर क्या चर्चा होती है, वहाँ से क्या आउटकम आता है, उस पर डेफिनेटली नज़र बनी हुई रहेगी। लेकिन चंद्रा साहब ने कल क्लियरली अपने ईमेल में लिखा था कि वो अपना जो टेन्योर है फरवरी 2027 तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद
उन्हें रीअपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाए। और वही चीज़ जो है टाटा ट्रस्ट की तरफ से भी आज आती हुई नजर आई है। टाटा सन्स के लिए जो चेयरमैन की नियुक्ति होगी वो समिति जो बनाई जाएगी उसके आधार पर होगी। समिति आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है टाटा सन्स के उसे कंसिडर करके जो है नए चेयरमैन की जो है चयन करेगी, खोज करेगी और उसके बाद यहाँ पे आपको जल्द अनाउंसमेंट भी आती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि सबकी नज़रें 18 अगस्त के दिन टिकी हुई रहेगी क्योंकि उस दिन टाटा सन्स की AGM है और वहाँ से जो आउटकम आता है उस पर जो है सबकी नज़रें फिलहाल बनी हुई है। जंक फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल नहीं लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी कंपनियों के दबाव में है, जनता की सेहत का ख्याल करना होगा। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि FSSAI जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में नमक है, चीनी है या फिर फैट्स है उसके ऊपर लेबल लगाने की शुरुआत करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर FSSAI को निर्देश दिए। FSSAI ने गाइडलाइंस बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सभी स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे। FSSAI को स्टेक होल्डर से करीबन 16,000 के आसपास का कमेंट मिले, लेकिन उसके बाद FSSAI ने इस पर लेबल लगाने का काम नहीं किया। FSSAI कहना था कि हमारी बैठक में इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई। आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को फटकार लगाई। कहा कि FSSAI लगता है कंपनियों के दबाव के अंदर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटी है उसको लोगों की सेहत का ख्याल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, खासतौर पर बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बढ़ते बच्चे इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके अंदर गाइडलाइंस लेकर के आए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। कैब राइड बुक करने के दौरान अगर ऐप आपसे कहता है कि एडवांस टिप दीजिए तो राइड जल्दी मिलेगी, तो अब ऐसा नहीं होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उबर, ओला समेत सभी कैब एग्रीगेटर्स को ऐसे फ्री राइड टिप के प्रॉम्प्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, इन ड्राइव हो या फिर सरकारी मदद से बना भारत टैक्सी ही क्यों ना हो, एडवांस टिप का ऑप्शन आपको इन सभी ऐप्स पर देखने को मिलेगा। आपने राइड बुक की, अभी कैब वेटिंग में है, लेकिन नीचे आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ जाता है कि अगर आप अपनी पॉसिबिलिटी जल्दी राइड की बढ़ाना चाहते हैं तो आप एडवांस टिप दे सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50 रुपये हो। इस तरह के ऑप्शन सभी ऐप्स में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐप्स बहुत खुल के कहती हैं कि आप टिप दे के जल्दी राइड पा सकते हैं, कुछ संकेत देती हैं कि जो लोग टिप देते हैं उन्हें जल्दी राइड मिल जाती है। तो अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि ये गलत है, ये नियमों का उल्लंघन है। 2025 में जो कैब एग्रीगेटर्स के लिए रूल आए थे उसके नियमों का उल्लंघन है और इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है तमाम कैब एग्रीगेटर्स से। हालांकि जब हमने अभी चेक किया इस निर्देश के आने के बाद अभी भी सभी ऐप्स में इस तरह के प्रॉम्प्ट आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो ऐप कंपनियां हैं वो इसे हटाएंगी। लेकिन ना तो एडवांस टिप का प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है और ना ही किसी तरह का एड ऑन चुनने का दबाव डाला जा सकता है। नियमों में बहुत साफ है, जो बेसिक राइड का फेयर है वही लिया जा सकता है पैसेंजर से, और अगर आपको टिप देना ही है तो ये राइड के बाद होगा और वो भी पूरी तरह से जो पैसेंजर है उसकी स्वेच्छा से होगा। पैसेंजर पर किसी भी तरह का बेसिक राइड के अलावा किसी भी और अमाउंट को देने का दबाव नहीं डाला जा सकता है, ये इस निर्देश में साफ कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज उद्योग से जुड़े अहम मुद्दों पर अहमदाबाद में बड़ा मंथन हुआ। यहाँ CII वेस्टर्न रीजन की बैठक आयोजित की गई जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश से उद्योग जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने CII वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन और ब्लू स्टार के MD वीर अडवाणी से दूसरी तिमाही और US टैरिफ जैसे मुद्दों पर खास बातचीत की। खासकर जो US का 100% टैरिफ है और ओवरऑल इंडस्ट्री की अभी क्या स्थिति है, Q1 पूरा हो गया, Q2 आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, तो पहले Q2 के बारे में मुझे लगता है कि इनपुट कॉस्ट और भी बढ़ेगा, तो Q2 Q1 से ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। मगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे रुपी ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होगी, तो रुपी डिप्रिसिएशन कम होगी मगर इनपुट कॉस्ट और बढ़ेगी, तो इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर होगी Q2 में।
और यूएस टैरिफ के बारे में 100% टैरिफ अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जारी है, पास तो हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प को देखना पड़ेगा वो अगर वो इंडिया पे भी 100% टैरिफ लाता है या उम्मीद नहीं। है कि ऐसा होगा। हमें लगता है कि निगोशिएशन होगी कि क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन तो है इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, तो हमें उम्मीद है कि ये नहीं होगी। तो देखना एसएमई को लेकर आपका इनिशिएटिव क्या रहने वाला है? सीआईआई अभी थोड़ी देर में अब नई इनिशिएटिव लॉन्च करेगी, एसएमई टू एमएनसी, छोटे एसएमई कंपनीज को कैसे स्ट्रेंथन करे और मल्टीनेशनल्स बनाए, वो हमारी नए प्लान है। और दोनों गुजरात और महाराष्ट्र के एसएमईज को हम लेके इंटरनेशनल कंपनीज बनाएंगे। फ्रेशर्स अपना सीवी तैयार कर लो क्योंकि जॉब मार्केट में बूम आने वाला है। 75% कंपनियां नए टैलेंट को हायर करने के लिए तैयारी में है। किस सेक्टर में है सबसे ज्यादा मौके और किन शहरों में है नौकरियों की भरमार, डिटेल में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना है, लेकिन इसे पाने के लिए जरूरी है सही प्लानिंग और स्मार्ट निवेश। तो कैसे बढ़ाए अपनी वेल्थ और बनाए मजबूत फ्यूचर, जानने निवेश के सटीक मंत्र शाम 6:27 पर हमारे खास शो फाइनेंशियल फ्रीडम में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।